अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फातिमा का शौहर बहुत अच्छे पैसे कमाता था। ये बात इसकी दिलरानी को हरगिज बर्दाश्त न हुई। कुछ अरसे बाद इसने हसद के हाथों मजबूर होकर अपने भाई से फातिमा के शौहर का कत्ल करवा दिया। लेकिन फातिमा के हालात फिर भी खराब न हुए, बल्कि हर महीने इसके अकाउंट में खुद ब खुद एक बड़ी रकम इसके शौहर के नाम पर ही मुंतकिल हो जाती। जब इसकी देवरानी को यह बात पता चली तो उसने सारे खानदान में हंगामा कर दिया कि फातिमा बदकिरदार है और इसका कोई आशिक पैसे भेजता है। लेकिन जब सच्चाई खुली तो इसके होश उड़ गए, क्योंकि वो पैसे तो अम्मा देखे ना शाहिद ने क्या भेजा है। फातिमा की खुशी से लबरेज आवाज पर नसीम के तन बदन में आग लग गई। वो छत पर कपड़े सुखाने गई थी, जब ही इसे अपनी जेठानी की आवाज सुनाई दी कि शाहिद इसका जेठ था और कई साल से वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था। वो गुजरात के एक छोटे से गांव में रहते थे, जबकि शाहिद कभी इस्लामाबाद, कभी रावलपिंडी, कभी बैरून मुल्क सफर करता रहता। पिछले कुछ दिनों से वो दुबई गया हुआ था और वहाँ से इसने अपनी बीवी के लिए तवाइफ भेजे। नसीम का शौहर हामिद कामचोर और निकम्मा था, इसलिए वो शाहिद और इसकी बीवी फातिमा से हसद का शिकार रहती और दिन रात इसके जहन में बस यही सोच गर्दिश करती रहती कि किसी तरह या तो वो फातिमा से इसकी खुशियां छीन ले या फिर कुछ ऐसा हो जाए जो कुछ फातिमा को हासिल होता है वो इससे भी हासिल हो जाए। फातिमा और शाहिद की लव मैरिज हुई थी। फातिमा शाहिद की क्लास फेलो थी, क्योंकि खानदान में वाहिद शाहिद ही था जो आला तालीम याफ्ता था। नसीम एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। वो अपनी तबीयत की भी गरीब ही थी। शुरू से इसने अपने घर में लड़ाई झगड़े और माशी तंगदस्ती देखी थी। इसलिए जब इसकी फूफी ने अपने कामचोर बेटे के लिए इसका रिश्ता मांगा तो इसके बाप ने 17 साल की उम्र में ही इसे ब्याह दिया था। नजमा बेगम नसीम बेगम की फूफी थी और इससे प्यार भी बहुत करती थी, लेकिन अपने बेटे की हरकतों से परेशान थी। इसलिए जब हामिद अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था तो इसने ये सोचकर कम उम्री में शादी कर दी थी कि शायद वो शादी के बाद कुछ जिम्मेदार हो जाए, और बड़े भाई की शादी से पहले ही छोटे भाई की शादी कर डाली थी। शाहिद बहुत जिम्मेदार था और तालीम मुकम्मल करते ही इसने पहले अच्छी नौकरी हासिल की थी और फिर अपनी माँ को अपनी पसंद से आगाह किया था। नजमा बेगम भी बेटे के इस फैसले से दिल से राजी हो गई थी और जब वो शहर जाकर फातिमा के घर वालों से मिली तो इसके दिल के सारे खदशात हवा हो गए थे, क्योंकि वो लोग शहरी होने के बावजूद बहुत अच्छी तबीयत के मालिक थे। और यूं नसीम की शादी के 7 साल बाद ही इसके जेठ की शादी भी हो गई। शादी से पहले शाहिद अपनी भाभी और भाई का बड़ा ख्याल रखता और हमेशा नसीम को अपनी सगी बहन की तरह समझता, और जब भी कहीं बाहर जाता तो इसके लिए ढेरों तवाइफ लेकर भी लाता था। लेकिन जब इसकी शादी हुई तो वो अपनी बीवी के लिए जब भी कुछ लाता नसीम के दिल में हसद की आग जल उठती। अब इसे शाहिद के तोहफे अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि वो बेवकूफाना तौर पर अपना और फातिमा का तकाबुल करने लगती थी। इसकी नजर फातिमा के हाथ में दिए हुए कागज पर पड़ी। फातिमा ने खुशी से अपनी सास को बताया, अम्मा शाहिद ने मेरा और आपका वीजा लिखवाया है। हम 15 दिन बाद उम्रा पर जा रहे हैं। शाहिद के साथ हम दोनों सास बहुएं खुशी से निहाल हो रही थी। नसीम के चेहरे पर स्याही फैल रही थी। इसने नफरत भरी नजरों से अपने शौहर हामिद की तरफ देखा, जो कानों में हेडफोन लगाए किसी इंडियन गाने पर सर धन रहा था, गाने सुन रहा था। हस्बैंड, ये लोग उम्रा पर जा रहे हैं। मैं इतने बड़े घर में नौकरानी बनकर इनका घर संभालूंगी। मेरी शादी को तो 8 साल हो गए हैं, कभी मरी तक नहीं गई, और इसकी शादी को अभी सिर्फ 1 साल हुआ है और ये दूसरे मुल्क जा रही है। नसीम अंदर ही अंदर खुल रही थी और फिर इसने गुस्से में अपनी सास की तरफ भी देखा। क्या हो जाता अगर पप्पा मुझे हामिद के बजाय शाहिद के लिए मांग लेती हो, तो आज इस चुड़ैल की जगह मैं होती। काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं भी फातिमा की तरह ऐश कर सकूं। तभी हामिद ने इसको आवाज दी, अरे नसीम बात सुनो यार, गरम गरम पकोड़े तो बना दो, देखो बादल भी हो रहे हैं और कैसी ठंडी हवा चल रही है, कसम से मजा ही आ जाएगा। नसीम ने अपने हाथ में पकड़ी हुई कपड़ों की खाली बाल्टी को गुस्से से जमीन पर पटका और कुछ बोलने ही वाली थी, तभी फातिमा की मोहब्बत भरी आवाज इसके कानों में पड़ी, अरे नसीम तुम आ गई हो, कपड़े डालकर देखो, तुम्हारे भाईजान ने तुम्हारे लिए ये कपड़े और पैसे भेजे हैं। फातिमा ने प्यार के साथ एक पार्सल भेजा और 5000 रुपए नसीम की तरफ बढ़ाए। नसीम ने खुद को मुश्किल के साथ कंट्रोल किया, क्योंकि वो जानती थी कि इसका शौहर कुछ कमाता है ही नहीं। अगर वो फातिमा को भी अपने तेवर दिखा देगी तो जो हर महीने पैसे और तोहफे इसे मिलते हैं, कहीं वो भी इसके हाथ से ना निकल जाए। खुशी फातिमा के चेहरे से फूट रही थी। नजमा बेगम भी बेहद खुश थी, क्योंकि इनका बरसों पुराना ख्वाब पूरा होने जा रहा था। वो काबतुल्लाह शरीफ को अपनी आंखों से देखेंगी। वो दिन रात नमाजों में अल्लाह से बस यही दुआ करती रहती कि वो इन्हें अपने दरबार में हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। दोनों सास बहुएं खुशी से उम्रे पर रवाना हो गई और पीछे नसीम जलती खुटती रह गई। फिर घर में राशन और सामान मुफ्त मिकदार में मौजूद था, लेकिन नसीम को तो बस अपने हाथों में इस तरह से इख्तियार चाहिए था जैसे इसकी सास और जेठानी को हासिल था। इसमें सारा कसूर तो हामिद का था, जो अपनी जिम्मेदारी को शादी के बाद भी
नहीं समझ पाया था। हालांकि शाहिद बड़ा भाई होने के नाते इसे बार बार यही एहसास दिलाने की कोशिश करता था कि चाहे वो छोटी ही सही लेकिन अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ ले या फिर कोई ऐसा कामकाज कर ले जिससे इसकी जिंदगी में भी ठहराव और सुकून आ जाए, मगर वो ढीठ बनना सिर्फ मुफ्त के टुकड़ों पर पड़ा रहने का फन जानता था। इसलिए ऐसे किसी भी नसीहत पर कान नहीं धरता था जिसमें इसे काम करने का कहा जाता। घर काफी बड़ा बना हुआ था और जैसे ही शाहिद को नौकरी मिली तो इसने नक्शा बनवाकर घर के सहन वाले हिस्से की तरफ नए सिरे से मकान बनाना शुरू कर दिया। नजमा बेगम इस बात के बारे में खामोश थी, जबकि नसीम को लगता था कि इसका जेठ अपने हिस्से में मकान तैयार करवा रहा है। कभी कभी वो अपने तौर पर अपने शौहर को भड़काने की कोशिश भी करती कि देखो तुम्हारा भाई अपने हिस्से से ज्यादा रुपए पर मकान तामीर करवा रहा है, तुम इसे रोको या फिर इस बात पर मजबूर करो कि वो हमारे हिस्से पर भी हमें ऐसा ही जदीद मकान बना कर दे। लेकिन हामिद इस बात पर भड़क जाता और कहता कि हमारे अब्बा के इंतकाल के बाद मेरे बड़े भाई ने तालीम के साथ साथ प्राइवेट नौकरियां करके घर को संभाला है और मैं कभी भी अपने बाप जैसे भाई के सामने हक या हिस्से जैसी बात नहीं कर सकता। नसीम को कहीं भी अपनी मर्जी का जवाब नहीं मिलता तो वो सारा गुस्सा मैं के फोन करके अपनी माँ पर निकालती, रोती धोती और कहती कि इन लोगों ने इसकी शादी गलत इंसान से कर दी। क्या हो जाता अगर अब्बा अपनी बहन को मजबूर कर देते, हामिद के बजाय शाहिद के साथ रिश्ता कर देते। अम्मा भी अपनी नंद से बहुत खार खाती थी क्योंकि बेवा होने की वजह से इसका भाई रमजान अपनी बहन नजमा की किसी बात का इनकार माँ भी अपनी नंद से बहुत खार खाती थी क्योंकि बेवा होने की वजह से इसका भाई रमजान अपनी बहन की किसी बात से इनकार नहीं करता था और इसी बात का नसीम और इसकी माँ को हमेशा गिला रहता था। माँ बेटी दोनों मिलकर खूब बुराइयां करती और फिर आखिर में दोनों ही बेचारे शाहिद और फातिमा को तरह तरह की बद्दुआएं और कोसना देना शुरू हो जाती है। ये दोनों लालची औरतें ये नहीं देख पा रही थी कि शाहिद ने हमेशा ही नसीम को अपनी सगी बहनों की तरह मान दिया था और इसकी हर जरूरत को पूरा करके कभी इसको किसी चीज का एहसास नहीं दिलाया था। अगर सब्र शुक्र से गुजारा किया जाता तो शाहिद जैसे भाई का साथ किसी नेमत से कम नहीं था। नसीम ने अपनी छोटी बहन और भाई को अपने पास रहने के लिए बुला लिया क्योंकि इतने बड़े घर में अकेले इसका दिल नहीं लग रहा था। इसके दोनों बहन भाई ने भी फौरन पुप्पो के घर भागे चले आए क्योंकि वो भी इस चीज का बहाना ही ढूंढते थे क्योंकि पुप्पो के घर में इन्हें हर जरूरत की चीज मिल जाती और वो नदियों की तरह हर चीज पर टूट पड़ते। दूसरी तरफ नजमा बेगम बेटे और बहू के साथ काबतुल्लाह शरीफ के सामने रोते हुए अपने दोनों बेटों की सेहत और सलामती के लिए दुआएं कर रही थी और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि इसने इन्हें शाहिद जैसा होनहार बेटा दिया जिसने इनको अल्लाह के घर की जियारत करवा दी। फातिमा एक मजहबी और सुलझे हुए खानदान की लड़की थी। अपनी सास के साथ बड़ी अकीदत के साथ इस मौके से फायदा उठाते हुए इबादत में मशगूल थी। ये रूह परवर दिन देखते ही देखते जैसे मिनटों में ही गुजर गए। वो लोग खुशी खुशी ये सादत हासिल करके पाकिस्तान लौटे थे। शायद काफी दिनों बाद 15 दिन की छुट्टी पर गांव आया था क्योंकि वो आकर भी अपनी बीवी को वक्त नहीं दे पा रहा था और अम्मी भी ये चाहती थी कि इनके आंगन में भी फूल खिल जाए क्योंकि हामिद की शादी को तो 8 बरस हो चुके थे और नजमा बेगम ने अपनी भतीजी नसीम के तरह के डॉक्टरी इलाज करवा लिए थे मगर हर डॉक्टर ने इन्हें मायूस ही किया था क्योंकि काफी इलाज के बाद भी नसीम की गोद हरी न हो सकी। उम्र से वापसी पर शाहिद बस 2 रोज ही गाँव में रहा था। फातिमा के चेहरे पर शाहिद को देखकर हमेशा की तरह गुलाल फैल चुका था। पिछले कई रोज से वो सर दर्द बुखार की कैफियत का शिकार थी और शाहिद ने इसे कहा कि चलो किसी डॉक्टर के पास शहर जाकर दवाई ले आते हैं। नजमा बेगम ने भी इन्हें खुशी से इस बात की इजाजत दी थी। नसीम को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। इसने भी अचानक से पेट में दर्द का बहाना बना लिया और नजमा बेगम परेशानी से शाहिद और इसकी बीवी की तरफ देखने लगी लेकिन नरम दिल से फातिमा ने फौरन ही देवरानी को अपने साथ चलने का कह दिया। सारे रास्ते शाहिद चुपचाप बीवी की तरफ देखे जा रहा था क्योंकि वो ये सोचकर फातिमा को अपने साथ लाया था कि डॉक्टर को चेकअप करवाने के बाद कुछ देर घूम फिर कर किसी होटल में खाना खाकर वापसी होगी। लेकिन अब नसीम के सामने वो दोनों ही बस छोटी मोटी बातें करते रहे। दूसरी तरफ नसीम बहुत खुश थी कि वो भी बड़े शहर की रौनकें देखेगी। डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जब नसीम गई तो डॉक्टर ने इसे कहा कि ऐसा कुछ खास मसला नजर नहीं आ रहा, जिस पर नसीम ने झूठ बोल दिया कि इसे अक्सर अचानक दर्द महसूस होता है और फिर बाद में खुद ही खत्म हो जाता है। जबकि फातिमा का चेकअप करते ही डॉक्टर ने इन्हें मुबारकबाद देकर बताया था कि फातिमा उम्मीद से है। ये सुनकर शाहिद और फातिमा बेहद खुश हो गए थे लेकिन दूसरी तरफ नसीम एक बार फिर से हसरत की आंख में जल उठी थी जैसे खुशी के लिए वो इतने बरसों से इंतजार कर रही थी और हर जगह से नाउम्मीद हो चुकी थी। वो खुशी बैठे बिठाए फातिमा को इतनी जल्दी कैसे मिल सकती थी। इसने बड़ी मुश्किल से शाहिद और फातिमा को ऊपरी दिल के साथ मुबारकबाद दी। शाहिद अपनी खुशी में नसीम को भी शामिल करता और इन दोनों को ही अपने साथ खाना खिलाने के बाद शॉपिंग मॉल ले गया और दोनों ही ममता के जज्बात से सरशार अपने आने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग करने लगी। नसीम की शैतानी दिमाग में अब जो सोच चल रही
गई थी इसे घर पहुंचकर जल्द अज जल्द इस पर अमल करने की जल्दी थी। तकदीर में न जाने क्या लिखा। वो लोग घर पहुंचे और अपनी माँ को ये खुशखबरी सुनाई तो नजमा बेगम ने फौरन बेटे और बहू का सदका दिया। वक्त जैसे पड़ लगाकर उड़ने लगा। शाहिद अपनी कंपनी वापस जा चुका था। शाहिद ने दबे दबे अल्फाज में वहाँ माँ से कहा था कि वो अब डिलीवरी तक अपनी बीवी को शहर में अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन नसीम ने बड़ी मोहब्बत और लगावट के साथ अपनी सास के दिमाग में ये बात डाल दी कि भाभी अकेली वहाँ पर परेशान होंगी और घर में मैं इतने सालों बाद खुशी आने वाली है, कहीं और ऊंच नीच ना हो जाए। नजमा बेगम के भी दिल में वसवसा पैदा हो गया। उन्होंने शाहिद को सख्ती से मना कर दिया कि वो फातिमा को इनके साथ नहीं भेजेंगी। शाहिद का मूड ये बात सुनकर खराब हुआ, लेकिन फातिमा ने इसे फौरन समझा दिया कि अम्मी ठीक कर रही हैं। देखते देखते 7 माह गुजर गए। शाहिद कुछ दिन के लिए घर आया। इसे कंपनी 4 रोज के लिए दुबई भेज रही थी। इस वक्त शाहिद के पास एक बड़ी रकम थी जो किसी क्लाइंट को पहुंचानी थी। शाहिद ने जब फातिमा को वो ब्रीफकेस दिया तो इसे हिदायत की कि वो ब्रीफकेस संभाल कर रखे। नसीम इस वक्त फातिमा और शाहिद को दूध देने लगी थी। इसने अपने कानों से सुना कि ब्रीफकेस में अच्छी खासी रकम मौजूद है। पहले पहल तो वो ये सोच रही थी कि वो सिर्फ फातिमा की खुशी बर्बाद करेगी, लेकिन अब इसके शैतानी दिमाग में अचानक एक और मंसूबा आ गया। इसकी आंखें जैसे चमक उठी। शाहिद के कमरे से निकलकर वो अपने कमरे में जाने के बजाय छत की तरफ चली गई और किसी को फोन मिलाया। दूसरी तरफ मौजूद शख्स को अच्छी तरह अपना मंसूबा समझाकर नसीम नीचे उतर कर आ गई। इसके दिल में अब जैसे सुकून और इत्मीनान सा उतर आया था। जो इसने सोचा था अगर ऐसा हो जाता तो किसी को मालूम भी न होता और इसका मतलब भी पूरा हो जाता। 2 रोज बाद शायद खुशी खुशी अपनी माँ भाभी भाई मिलकर शहर के लिए रवाना हुआ। कोई नहीं जानता था कि जो अपने बच्चे के लिए ढेरों ख्वाब सजाए हुए दुबई जाने के लिए घर से निकला है वो शहर तक भी नहीं पहुँच पाएगा। फातिमा को सुबह से ही अजीब सा एहसास हो रहा था। बार बार इसे यूँ लग रहा था जैसे सांस लेते वक्त एकदम से फिजा में घुटन सी बढ़ जाती है, लेकिन इसने शाहिद को कुछ नहीं बताया कि वो कहीं परेशान न हो जाए। शाम असर के वक्त घर से निकलने वाला शाहिद अभी अपने गांव से निकलकर हाईवे पर पहुंचा था कि कोई पहले ही वहां ताक लगाए मौजूद था, जिसने पहले गाड़ी पर फायरिंग करके इसे रोका और फिर जख्मी शाहिद से रकम का बैग छीनने के बाद जब वो डाकू जो तादाद में 4 थे वहां से लौटने लगे तो इनमें से एक पतला सा लड़का जिसके चेहरे पर अच्छी तरह से नकाब बना हुआ था वो वापस पलटा और इसने शाहिद के सीने पर सीधा वार कर दिया। धमाके की जोरदार आवाज फिजा में गूंजी थी। इसके तीनों साथी ये देखकर खौफजदा हो गए थे क्योंकि इसके दोस्त ने सिर्फ डकैती करने की बात की थी, किसी की जान लेने की नहीं। वो इसे बकते जगते अपने साथ लेकर वहां से फरार हो गए। हाईवे काफी सुनसान था, लेकिन सन्नाटे में धमाके की जोरदार आवाज काफी दूर तक गूंजी थी और शहर की तरफ से आती एक गाड़ी ने जब शाहिद की गाड़ी पर बुरी हालत देखी तो इसने फौरन पुलिस को इत्तला दी। शाहिद तो मौके पर ही जान की बाजी हार चुका था। डाकू मोबाइल छीनकर ले जा चुके थे, लेकिन इसकी जीप में मौजूद कार्ड से कुछ ही देर में मालूम हो गया था कि वो करीबी गांव का रिहायशी है। रात को 9 बजे जब नजमा बेगम जबरदस्ती फातिमा को खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हामिद ने जब दरवाजे पर गया तो बाहर खड़े लोगों ने अफसोसनाक चेहरे को देखकर और मिलने वाली इत्तला सुनकर जब वो चीखता हुआ वापस पलटा तो नजमा बेगम के हाथों से पानी का गिलास छूटकर नीचे जा पड़ा क्योंकि हामिद के मुंह से रोते हुए चीखें निकल रही थी। अम्मी भाभी शाहिद को किसी ने मार डाला। हामिद ने चचा और पड़ोसी इसके साथ थाने रवाना हो गए थे। मैयत गांव के थाने में मौजूद थी जिसे पोस्टमार्टम के लिए शहर भेजे जाना था। गाड़ी पर कई फायर किए गए थे। जरा सी देर में ही गांव की फिजा सोगवार हो चुकी थी। सारी औरतें निकल कर नजमा के घर पहुंच गई थी। शाहिद एक होनहार लड़का था जिसने हमेशा दूसरों के साथ भलाई की थी और पूरे गाँव के लोग इसके लिए आला तालीम याफ्ता होने और इतनी अच्छी जगह काम करने पर खुश थे। फातिमा पर जैसे सख्ता तारी हो गया। सबसे ज्यादा चीखों पुकार नसीम कर रही थी। जोर जोर से चिल्ला कर रोते हुए वो खुद को सबसे ज्यादा दुखी जाहिर करने की कोशिश कर रही थी और इसमें कामयाब भी थी क्योंकि सभी लोग इसे बड़ा मासूम और सादा समझते थे क्योंकि वो कम उम्री में ही ब्याह कर इस गाँव में आ गई थी। नजमा बेगम ने हमेशा ही इसे अपनी बेटी की तरह संभाला था। शहर से फातिमा के घर वाले भी पहुंच चुके थे। जवान मैयत घर पहुंची तो हर तरफ चीखे पुकार मच गई। फातिमा ने अपने महबूब शौहर का चेहरा देखा तो वो भी जैसे होश की दुनिया में वापस आ गई। वो पागलों की तरह शाहिद को पुकारते हुए कह रही थी कि अभी तो उन्होंने एक उम्र साथ बितानी थी और वो इसे तना छोड़कर जा रहा है। फातिमा की बहन और भाभी ने बड़ी मुश्किल से इसे संभाला था। जब जनाजा उठने लगा तो नजमा और फातिमा दोनों ही गम से चूर थी और हर शख्स इनके दुख में बराबर का शरीक था। नसीम का छोटा भाई वकास भी गम से निढाल था और हर काम में अपने बहनों हामिद का भाग कर साथ दे रहा था। लम्हे भर को नसीम की नजर वकास से मिली और नसीम ने मुस्कुराकर वकास की तरफ इशारा किया तो वकास घबराकर इधर उधर देखने लगा। नसीम की माँ ने रोते हुए बातों में फातिमा और इसके होने वाले बच्चे के बारे में कुछ ऐसी बातें की कि गाँव
की औरतें भी सरगोशियां होने लगी। गांव में वही की वहमी और अनपढ़ औरतों की नजर फातिमा की खुशी और शाहिद को रास नहीं आई, और शाहिद इनका होने वाला बच्चा इनकी नजर में मनहूस था। नजमा बेगम के दुखी दिल की ये बातें बुरी तरह चुभी थी। फातिमा की माँ ने जब इस तरह की बातें सुनी तो दुख और गम से अपने दिल को थाम लिया। इनकी बेटी एक कयामत से गुजर रही थी और लोग इसके बारे में इस तरह की बातें कर रहे थे। फातिमा अपने कमरे में गम से निडाल बैठी थी जब इसके बाप, भाई और माँ इससे पूछा क्या वो इनके साथ शहर चलना चाहिए, तो फातिमा ने बड़े दुख से इनकी तरफ देखा और कहा कि वो अपने शोहर का घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। वो खौफजदा थी कहीं इसकी सास को ये बात मालूम न हो जाए, इसलिए इसने अपनी अम्मी को फौरन मना किया कि कोई ऐसी बात ना करे। नसीम जो इस वक्त कमरे में कुछ लेने के लिए आई थी, इसके कान में जैसे ही ये बात पड़ी तो वो बिल्ली की तरह दबे पांव भागकर अपनी सास के पास जा पहुंची और इन्हें निहायत गलत अंदाज में ये बात बताकर दिल ही दिल में खुद को शाबाश देने लगी। नजमा बेगम ने जब ये बात सुनी तो इन्हें शदीद गुस्सा आया। इनका जवान बेटा दुनिया से जा चुका था और फातिमा के घर वाले ऐसी खुदगर्जी की बातें कर रहे थे। इनका दिल बहू से भी एकदम खराब हुआ था। जब फातिमा के घर वाले नजमा से मिलकर रुखसत होने लगे तो नजमा बेगम ने अच्छे खासे अल्फाज में इनकी बेइज्जती कर डाली। फातिमा का बाप इनकी तल्ख बातें सुनकर चुपचाप अपनी बीवी और बच्चों को लेकर वहाँ से चल दिया। फातिमा चुपचाप अपने कमरे में जैसे कैद होकर रह गई थी। सास का रवैया इसके साथ एकदम ही सख्त हो गया था। देवर के सामने वो इद्दत की वजह से आ नहीं सकती थी। वो कमरे में ही सारा दिन अपने शौहर के साथ गुजरा हुआ वक्त याद करके रोती रहती और इबादत में खुद को मसरूफ रखती। हामिद भाई की अचानक मौत के बाद एकदम सा खामोश सा होकर रह गया था। इस होश संभालने से पहले ही बाप को खो दिया, लेकिन बड़े भाई ने इससे कभी ये एहसास नहीं होने दिया था कि वो यतीम था। लेकिन भाई के चले जाने से इसने खुद को यतीम महसूस किया। घर का सारा इंतजाम नसीम के हाथों में आ चुका था। शाहिद जिस कंपनी में काम करता था वहाँ से इससे के कुछ वाजिबात भी थे इसके घर वालों तक पहुँच चुके थे। हामिद और शाहिद के वालिद की कुछ जमीनें थी जो नजमा बेगम ने मजदूरों के हवाले कर रखी थी। हामिद बाकायदगी से जमीनों पर जाता और खुद इनकी निगरानी कर रहा था। साथ ही इसने कुछ जानवर भी पाल लिए थे ताकि दूध बेचकर अपने घर के कुछ अखराजात पूरे कर सके। नसीम का रवैया फातिमा के साथ बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, लेकिन फातिमा ने ये बात ना तो अपने घर वालों को कही और न ही सास का पत्थर दिल रवैया इससे बेहद ज्यादा तकलीफ पहुंचा रहा था। शौहर के साथ साथ इसने अपनी माँ जैसी सास को भी खो दी थी। पुलिस ने इन डाकुओं को तलाश करने की कोशिश कर रही थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था। फातिमा अपने बच्चे के आने वाले अखराजात के बारे में परेशान थी। शायद हमेशा ही अपने तनख्वाह के साथ अच्छी खासी रकम दिया करता था, लेकिन वह हमदर्दी में आकर इसका अक्सर हिस्सा अपनी देवरानी नसीम के हवाले कर दिया करती, क्योंकि इसे लगता है कि नसीम को भी अखराजात की जरूरत होती है। दोबारा ना इसे कोई डॉक्टर के पास लेकर गया था और वो ये बात खुद अपनी सास से कहते हुए बहुत ज्यादा शर्म महसूस कर रही थी। इसकी अम्मी ने कई बार दबे अल्फाजों में इसे घर वापस लाने की बात की, लेकिन फातिमा ने शिद्दत से इनकार कर दिया। वो नहीं जानती थी इसकी औलाद बाप के साइज से तो पहले ही महरूम हो गई है, लेकिन वो अपने बाकी रिश्तों से भी इसे महरूम करना नहीं चाहती थी। एक रोज हामिद को बैंक से फोन आया कि शाहिद के अकाउंट में किसी ने रकम भेजी है, शाहिद की बेवा के लिए। इसने जब ये बात अपनी भाभी से पूछने के लिए नसीम को इसके पास भेजा तो नसीम के दिमाग में ये सवाल उठा कि ये रकम भेजने वाला कौन हो सकता है। फातिमा ने साइन करके चेक फातिमा के हवाले कर दिया। हामिद चुपचाप बैंक गया और अच्छी खासी रकम निकाल कर वो पैसे फातिमा को भिजवा दिए। नसीम जैसी फसादी औरत इस मौके का फायदा उठाए बिना कैसे रह सकती थी। इसने रफ्ता रफ्ता अपनी सास के कानों में जहर उंडेलना शुरू कर दिया। एक दो बार हामिद से भी कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन हामिद ने सख्ती से अपनी बीवी को झाड़ दिया। फातिमा की तबीयत खराब हुई तो इसकी सास नजमा ने रिवायती सासों की तरह इसे तरह तरह के ताने दिए और बर वक्त हॉस्पिटल भी न लेके गई, जिस पर मजबूर होकर फातिमा ने अपने भाई को कॉल करके बुलाया और यूं इसके नन्हे से मासूम बेटे ने दुनिया में आंख खोली। हामिद माँ के रवैये से बड़ा परेशान था, लेकिन ये मालूम नहीं था कि इस सब के पीछे इसकी बीवी ही शामिल है। ऑपरेशन के बाद नजमा जरा सी देर बहू के पास गई और पोते को देखकर भी इसके दिल में कोई नरम गोशा न जागा। फातिमा का भी भाई सुहेल ये सब कुछ देखकर बड़ा दिल बर्दाश्त हुआ और अपनी बहन से कहने लगा कि वो इसके साथ चले, लेकिन फातिमा जिद करके 3 दिन बाद अपने ससुराल ही आ गई। हामिद अपने भाई की यतीम बेटे को देखकर बहुत खुश था। नसीम से ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फातिमा ने शुक्र के साथ ये वक्त गुजारना शुरू कर दिया था। अगले माह बाद
बाद हामिद को कॉल आ गई कि फातिमा के अकाउंट में रकम आ गई है। इस बार फातिमा ने खुद बैंक जाने का इरादा कर लिया और नजमा बेगम ने इसे बुरी तरह से जलील कर दिया कि इसे बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन फातिमा जबरदस्ती हामिद के साथ बैंक चली गई। पीछे नसीम ने इस बात पर हंगामा मचा दिया और वो शोर मचा रही थी कि फातिमा के शौहर का तो इंतकाल हो चुका है, फिर हरमा ये रकम कहाँ से आ रही है, और फातिमा के किरदार पर कीचड़ उछाल रही थी और ये कह रही थी कि ये शहर में रहने वाली ऐसी ही होती हैं। पहले इसने शाहिद को पुराने तालीम अपने प्यार के जाल में फंसाकर इससे शादी की और अब इसका कोई सोया हुआ आशिक जाग उठा है। वो सास से लड़ते हुए कह रही थी कि हामिद हर वक्त भाभी की साइड लेता है और मुसलसल इसे इग्नोर करता है, और इसने ये भी झूठा इल्जाम लगाया कि फातिमा मुसलसल हामिद पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है। इसने फातिमा और हामिद के बारे में चंद एक झूठी बातें ऐसी कही जिनको सुनकर नजमा को भी गुस्सा आ गया। इसे लगा कि शायद इसकी भतीजी ठीक कह रही है। जैसे ही फातिमा और हामिद घर पहुंचे, नजमा बेगम ने सहन में खड़े होकर फातिमा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और साथ ही बेटे को बुरी तरह से डांटना शुरू कर दिया। हामिद हैरत से खड़ा अपनी माँ और बीवी की ये बहुतानबाजियां सुन रहा था। नजमा ने आगे बढ़कर फातिमा को धक्के देकर घर से निकालना शुरू किया तो फातिमा रो रो कर अपनी सास के कदमों में लिपट गई। इसका 1.5 माह का बेटा इस चीखों पुकार के डर से रोने लग गया था। नजमा का कहना था कि वो इस जैसी आवारा और बदचलन औरत को अपने घर में नहीं रख सकती। वो पहले अपनी नहुसत से इसके एक बेटे को खा गई है और इसके दूसरे बेटे को भी अपने जाल में फंसाना चाहती है। ये बात सुनकर फातिमा एकदम से चुप होकर खड़ी हो गई थी। पिछले कई माह से वो इस घर में अपने साथ होने वाली जातियों को चुप करके बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब इसके किरदार पर जिस तरह से कीचड़ उछाली जा रही थी, ये सब नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो अपने बेटे का जरूरी सामान लेकर चुपचाप घर से बाहर निकल गई। हामिद इसे रोकता ही रह गया। दूसरी तरफ पुलिस मुसलसल तफ्तीश कर रही थी कि आखिरकार शाहिद को मारने वाला कौन है। अगर ये वाकई सिर्फ डकैती थी तो इन लोगों को ये कैसे मालूम हुआ कि शाहिद एक भारी रकम लेकर जा रहा है। जरूर किसी ने मुखबरी की थी। हामिद को थाने बुलाकर तफ्तीश की, लेकिन ऐसा कुछ हासिल नहीं हुआ। और जब हामिद की बीवी को फोन रिकॉर्ड चेक किया गया तो मालूम हुआ कि शाहिद की मौत के आसपास के वक्त इसके फोन पर कॉल मौसूल हुई थी और ये मालूम होते ही नंबर की डिटेल निकाली गई और कोई और नहीं बल्कि नसीम का छोटा भाई निकला। जरा सी पूछगछ पर ही इसने सब कुछ बता दिया। इसके बाकी 3 साथियों ने भी गिरफ्तार कर लिया। वकास ने पुलिस को बयान दिया कि पहले सिर्फ रकम छीनने के लिए कहा था, लेकिन बाद में इसकी बहन नसीम ने अचानक से कहा कि वो शाहिद की जान भी ले। जब पुलिस नसीम को गिरफ्तार करने के लिए घर पहुंची तो इसकी सास नजमा बेगम हैरान परेशान रह गई थी। इसकी भतीजी को इसके घर के हालात की वजह से सादगी से ब्याह कर अपनी बेटी बना लाई थी और अपने बेटे की कोताहियों की वजह से वो माँ से बढ़कर इसका ख्याल रखती थी और इसी बहू ने इनकी गोद उजाड़ दी थी। और फिर इसने अपनी इस मासूम बहू और शेरख्वार बेटे से भी इसलिए रोकर दिया था अपने नए बने मकान में और जमीनों में सिर्फ इसका था और शौहर का कब्जा हो जाएगा। हामिद जब ये मालूम हुआ तो इसके भाई भी जान लेते कि की बीवी मुलविस है, तो इसने खड़े खड़े अपनी बीवी को तलाक दे डाली। शाहिद से छीनी गई 60 लाख की रकम भी बरामद हो गई। नसीम ने अपने भाई और इसके दोस्तों को इसी रकम में 2.5 लाख देने की इजाजत की थी। नजमा बेगम को जैसे ये सच्चाई मालूम हुई तो फौरन शहर भागी और अपनी मासूम बहू और शेरख्वार पोते को वापस लाने के लिए, लेकिन फातिमा ने वापस आने से इनकार कर दिया। वो रकम जो हर माह फातिमा के अकाउंट में आ रही थी वो कोई और नहीं भेज रहा था, बल्कि फातिमा अपने शौहर की जिंदगी में ही ऐसी कंपनी को कुछ डिजाइन बनाकर देती थी और वो घर से ही ऑनलाइन वर्क कर रही थी ताकि इसके बेटे के अखराजात का बोझ हामिद पर इसकी माँ पर ना आ पड़े। और वो घर जो शाहिद बनवा रहा था वो अपने लिए नहीं बनवा रहा था बल्कि नसीम और हमीद के लिए बनवा रहा था, क्योंकि इसे मालूम था कि इसका छोटा भाई कोई काम नहीं कर सकता। वो अपने लिए घर बना लेता तो शाहिद अपने दिल में बुरा महसूस करने लगता। अब फातिमा अपने शौहर की जगह ऐसी कंपनी में इंजीनियर के तौर पर काम कर रही थी। वो एक पढ़ी लिखी लाशऊर लड़की थी। वो चुप कर अपने शौहर के साथ भी देती और कभी सास को ये भी महसूस नहीं होने देती कि वो इनके गांव के माहौल में रहना नहीं चाहती, इसलिए घर से ही ऑनलाइन काम कर रही थी। नजमा अपनी बहू और इसके घर वालों को बुरी तरह शर्मिंदा थी। हामिद अपनी भाभी से माफ़ी मांगे फातिमा ने खुले दिल से माफ़ कर दिया, क्योंकि इसके शौहर की जान लेने वाले सभी मुजरिम अपने अंजाम
को खुद ही पहुंच गए थे। नजमा और हामिद खाली हाथ अपने घर लौटे। नसीम को इसके किए की सजा मिल गई थी। जब जज ने इसे उम्र कैद सुनाई थी तो वो पागल हो गई थी। इसके भाई को फांसी की सजा हो गई थी और इसके तीनों दोस्तों को भी उम्र कैद की सजा हुई थी। किसी मजलूम पर किए जाने वाला जुल्म रायगा नहीं जाएगा। लालच और हसद हंसते बसते घर को किस तरह जलाकर राख कर देता है। एक हासिद ने कई जिंदगियां जलाकर बर्बाद कर दी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और मजीद इस तरह की सबक आमोज कहानियां सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।